साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। इस बार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा 50वां अंक और इस बार आपको बताएंगे कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में हमें रफ्तार मिल पाई है। ये ऐसी लड़ाई है जहां हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बॉर्डर के सैनिक लड़ेंगे, ये लड़ाई एक एक नागरिक को लड़नी है। ये विदेशों से चलाया जा रहा है, स्कैम सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो एक संगठित अपराध के रूप में इसको अंजाम दिया जा रहा है। जो हमारा साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है, इट्स वन ऑफ द टाइप विच इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नमस्कार, स्वागत आप सबका इस बार के साइबर अलर्ट कार्यक्रम में। पिछले 49 हफ्तों से हम लगातार आपको साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराते आ रहे हैं, आपको आगाह करते रहे हैं, सतर्क करते रहे हैं ताकि हम आप सब रहे साइबर सेफ। और अब हम आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यानी हमारा 50वां एपिसोड। इस एपिसोड को खास बनाने के लिए आज हमारा फोकस रहेगा कि पूरे देश में साइबर अपराध के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो किस स्तर तक अब आ पहुंची है। और चूंकि I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ही वो संस्था है, नोडल संस्था है, जो पूरे देश में इस लड़ाई को रफ्तार दे रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है राज्यों के साथ, विभिन्न संस्थाओं के साथ। तो आज हमारे साथ इस साइबर पॉडकास्ट में जुड़े हैं बहुत ही विशेष मेहमान, परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं I4C के डायरेक्टर निशांत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत निशांत जी आपका। हमारे साथ है रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। I4C अगर हम कहते हैं कि ये आगे बढ़कर काम कर रहा है तो उसके पीछे इन्हीं लोगों की ताकत है, मार्गदर्शन है और मेहनत है कि हम सब साइबर सेफ रहें। निशांत जी, लगभग 5-6 साल का वक्त पूरा हो रहा है अब तो I4C को काम करते हुए जी। जब आपने शुरू किया था तब से अब तक लंबा सफर आप कह सकते हैं। कई रातों की नींद आपकी गायब हो गई होगी लगकर काम किया है आप लोगों ने। लेकिन ये जो आंकड़े होते हैं ना साइबर अपराध के, जो I4C रिलीज भी करता रहता है, उनको देख के सबकी धड़कन बढ़ जाती है कि माय गॉड इतने ज्यादा। तो ये स्टैट्स क्या कहानी शो करते हैं साइबर अपराध को लेकर? आपने सही कहा बिल्कुल कि हमने लगभग 6 वर्ष पहले यात्रा शुरू की थी और मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री महोदय हैं उनकी एक दूरदर्शिता कहूँगा कि जब देश में आपको पता है डिजिटल क्रांति या जो डिजिटल इंडिया का एक कह सकते हैं सपना देखा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और उसी समय 2014 में ही एक एक्सपर्ट ग्रुप बना लिया गया था। 2019 से हमने I4C के तहत काम करना शुरू किया और जो हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसे हम NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं, ये भी 2019 में ही अगस्त महीने से लगभग इसने काम करना शुरू किया था। और यही वो माध्यम है जिससे हम डेटा, हमारे पास पूरे देश का आंकड़ा जो है वो कलेक्ट होता था और अभी भी होता है। इसके अलावा 2021 में हमने 1930 जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है वो भी शुरू किया। ये सारा डेटा इकट्ठा होकर हमारे पास आता है और मैं बताऊं आपको प्रतिदिन, चूंकि शुरुआत में तो थोड़े कम रिपोर्ट होते थे बिकॉज लोगों में उतनी अवेयरनेस इस पोर्टल के बारे में नहीं थी या लोग नहीं जानते थे कहां जाएं। अब चूंकि काफी लोग जान चुके हैं तो हमारे पास तकरीबन हर दिन 7,000 से 8,000 अब कंप्लेन्स आने लगे हैं। इसमें से कुछ प्रतिशत ही है जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल लॉस या कंप्लेन्स में कन्वर्ट होता है, मगर इतने लोग हैं जो प्रतिदिन सामना करते हैं इस तरह के साइबर अपराध का। बहुत आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं आंकड़ों पे भी आता हूं, थोड़ा आप जो कह रहे हैं। देखिए, जो साइबर फ्रॉड का आंकड़ा है वो लगभग हमारा जो हमने पब्लिक में भी रिलीज किया हुआ है पहले से, करीब 1500 से 1800 करोड़ प्रति माह के दर रेट पे ये वैरी करता रहता है। कभी हम 1500 तक ही जाते हैं, कभी 1600-1700 करोड़ भी ये आंकड़ा चला जाता है प्रति माह के हिसाब में। एक महीने का आंकड़ा दे रहा हूं जो साइबर में रिपोर्ट किए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे कुछ प्रतिशत है जो हम फ्रीज कर देते हैं और लोगों को बाद में रिटर्न भी होता है, मगर ये टोटल रिपोर्टेड अमाउंट है जो हमारे पास आता है। अमूमन हम लोग जब साइबर इस क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं इसकी बात करते हैं तो हमारे जहन में नॉर्मली एक चित्र आता है ये फाइनेंशियल क्राइम ही होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको इसमें ऐसे क्राइम्स भी रिपोर्टेड होते हैं जो
फाइनेंशियल फ्रॉड के नहीं है। जैसे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में भी रिपोर्ट्स हमारे पोर्टल में सुविधा उपलब्ध है कि आप जिसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है लेकिन महिलाओं या बच्चों से संबंधित साइबर अपराध हुए हैं वो भी रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सारा आंकड़ा मिलाकर के जो मैंने बताया ये कंप्लेंट्स होते हैं। महिला बच्चों के लिए खासकर, और वो भी एनोनिमस रिपोर्टिंग भी, पहचान बताए भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसमें से मुझे लगता है कि थोड़ी हिम्मत भी आई है भारतीयों में कि हाँ हमें रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन रूपा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो I4C काम कर रहा है अभी तक का सबसे बड़ा डिफाइनिंग माइलस्टोन क्या है? I4C जब से शुरू हुआ था काफी सारे प्रॉब्लम्स को देख के हम उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये लगा कि लोगों का पैसे बहुत जल्दी जा रहे हैं, उसको उनको रिलीफ देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए किस तरीके के मैकेनिज्म लेकर आना है। हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में CFCFRMS करके एक मॉड्यूल बैकएंड में डेवलप किया था। इसके तहत I4C के अंदर एक कंट्रोल रूम सेटअप हुआ है जहां पर बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव, फिनटेक कंपनीज, ई-कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, TSPs के रिप्रेजेंटेटिव्स और इवन स्टेट्स एंड यूटीज के जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठ के एक ही जगह पे जब भी कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट होता है वो बैक एंड में इमीडिएटली वो फाइनेंशियल चैनल में मनी को ट्रेस करने के लिए सभी लोग वहां पर मिलके काम कर रहे हैं। मैंने सेंटर देखा हुआ है और सेंटर को देख के वाकई लगता है कि एक्शन में है सब, चाहे बैंक है, पुलिस है, एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, सभी त्वरित काम करते हैं। मतलब स्क्रीन पे लगातार पता चल रहा है कि ये फ्रॉड हुआ है, इसको कंट्रोल किया, इतना पैसा रोका गया इत्यादि। हालांकि एक आम जन को देखने में लग सकता है कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बैक हैंड पे काम हो रहा है और रफ्तार भी पकड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये वक्त के साथ जो हम कभी बड़े शहरों की समस्या मानते थे कि अर्बन में लोगों के साथ ही फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बों तक भी तो ये पैर पसार रहा है। तो वो भी स्टडी करते हैं किसको टारगेट करने से कितना वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट करें, वुमेन, चिल्ड्रन, सब कैटेगरी के लोग इसका शिकार बन रहा है। नजर आते हैं कुछ ऐसे, किस तरह के पैटर्न्स देखते हैं आप? जैसे जनरली डिजिटल अरेस्ट का स्कैम देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स वगैरह जो होता है, स्टॉक मार्केट स्कैम हो सकता है, टास्क बेस्ड स्कैम हो सकता है, उन सब में यंगस्टर्स जो है जो इन्वेस्टमेंट में उनको इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, उनको टारगेट किया जाता है। जैसे CSAM हो सकता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हो सकता है, उन सब में चिल्ड्रन, विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी हम बहुत सारा देख रहे हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑलवेज हेल्प्स ना निशांत जी, आपको लगता है ये? क्योंकि अब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का एक और एंगल आ गया है। पहले हम कहते थे जामताड़ा, इन जगहों के छोटे छोटे साइबर अपराधी हैं जो गुट में बड़े बड़े स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पर अब यहां से भी हम इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल क्राइम तक पहुंच गए हैं। जी देखिए, साइबर जो क्राइम है इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो इसकी खासियत या इसका जो एक USP होती है वो यही कहते हैं ना, जो ये एक बाउंड्रीज नहीं मानता। तो एनी पर्सन सिटिंग एट एनी लोकेशन, वो किसी बहुत दूर बैठे व्यक्ति को भी इसका शिकार बनाया जा सकता है। तो जो आपने बिल्कुल सही बोला, पहले ये छोटे लेवल पे कुछ जो जामताड़ा का नाम आपने लिया, एक पहले तो इसको ही लोग जानते थे, धीरे धीरे ऐसे कई और हॉटस्पॉट्स हमारे देश के अंदर बने और अभी बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ये विदेशों से चलाया जा रहा है। स्कैम सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री जैसे कैम्बोडिया, म्यांमार, लाओ, PDR वगैरह में काफी चल रहे हैं। उनको शायद एक कम्युनिटी रहती है क्योंकि उस देश के सीमाओं के अंदर एक अलग कानून चलता है, वहां का लॉज अलग होते हैं और वहां बैठकर वो भारत में बैठे लोगों को, उसमें कई ऐसे भारतीय जो साइबर स्लेवरी का नाम देते हैं, वहां बहुत सारे देशों के लोग हैं, एशियन कंट्रीज के लोग हैं जो बैठ करके और हमारे देश में लोगों को खासतौर पे जो डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट स्कैम, जो बड़े पैमाने पे जहां मनी लॉस अभी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कैम वगैरह, ये उधर से चलाए जाते हैं। और आप समझ सकते हैं जैसे हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं, वो भी डेटा एनालिटिक्स करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है, वहां से कैसे वो कॉल्स मल्टीपल लोगों को टारगेट करें, कॉल करके फिर अपना आइडेंटिफाई करें, वो सब पूरा एक प्लान्ड वे में जो है वो चलाया जा रहा है। आप लोगों ने तो एयरपोर्ट्स पर भी बड़े बड़े लगा रखे थे एडवर्टाइजमेंट्स कि लोग समझे कि साइबर स्लेव ना बने आप। जी, और कई लोगों को वापस लाया भी गया है। आपको पता होगा हाल फिलहाल में भी म्यांमार वगैरह से कई लोग वापस, हजारों की संख्या में लोग लौटे भी हैं वहां से जो इस तरह के। लेकिन फिर आपने जो बोला, ये एक संगठित अपराध के रूप में इसको अंजाम दिया जा रहा है और उसी हिसाब से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी अब
काम कर रही हैं। मतलब हमेशा हम ये कहते हैं ना कि साइबर अपराधी इतने हाईटेक हैं, ये लोग इतने स्मार्ट हैं, ये लोग एक कदम आगे दौड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोग टेक्निक के मामले में बात करें तो इनसे कदम पार कर पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो अब इनके पास तो एक ही एम है कि लोगों से कैसे पैसे निकालने हैं या वो करना है। हमारे पास जब गवर्नमेंट काम करती है और हम लोग जब सरकारी विभाग के तहत काम करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हम बैंकों को इतना स्ट्रिंजेंट ना बना दें, बिकॉज हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी देखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें और 2 दिन के बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी समस्याएं लोगों को आ सकती है। तो हमें ये भी देखना है लोगों में समस्याएं ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है ना कार्रवाई करनी है। तो कई बार हम इन सब चीजों को लेकर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा है। मगर जो भी नए टेक्नोलॉजी के आयाम हैं जिनको ये एक्सप्लॉइट करते हैं, हम लोग इमीडिएट रेडी भी रहते हैं और हम प्रिवेंटिवली भी सोचते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं। आपको पता होगा कई सिम्स बंद किए गए हैं, हमारे IMEI नंबर्स बंद कराए गए हैं जो साइबर फ्रॉड्स यूज करते हैं। बैंक्स में कैसे म्यूल अकाउंट्स को रोका जाए। जैसे साइबर क्राइम्स बढ़ रहा है उसको हमको हैंडल करने के लिए एक नया अप्रोच भी लेना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन के जगह से रादर देन डिसरप्शन ऑफ क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं उसके तरफ हमको काम करना पड़ेगा। जैसे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग मिसयूज करते हैं, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिसयूज करते हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर। जब IT इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रही हूँ मैं, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बात करने, दैट इज द फर्स्ट स्टेज वेयर इन द विक्टिम्स आर रीच्ड through digital advertisements. And I think it's a continuous process. It's a continuous process. करते रहना पड़ता है। लेकिन जिस वक्त I4C की शुरुआत हुई, आप लोगों के सामने कुछ एम्स रखे गए, कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे आपको चौंका दिया कि अच्छा अब हालात ये हो गए हैं? Is there anything that surprised you actually? जब I4C शुरू हुआ था, इनिशियली जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमने बनाया था, मेजर फोकस था ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके बाद कोविड आया, देन उसके बाद डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडिया में एक्सपैंड हो गया। उसके साथ ही ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एज ऑन डेट हम कहे टोटल साइबर क्राइम्स जो हमारे पोर्टल पे रिपोर्ट होता है उसमें 85% जो साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होता है वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिलेटेड है। तो इतना हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने लेवल पे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। उसके हिसाब से हमने भी अपना स्ट्रैटेजी, अपना इनोवेशंस कैसे उसको हैंडल करना है उसको प्लान किया है। क्या हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े हैं जब हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि अपराध हो रहे हैं? क्योंकि एक देश में नहीं है, सभी देशों में साइबर अपराध हो रहे हैं। जो मैंने नाम लिया आपको कुछ देशों में जहां पर से बैठकर साइबर अपराध चलाए जा रहे हैं, वो दूसरे यूरोपियन देशों को, अमेरिका जैसे देशों को, सबको टारगेट करते हैं। तो नेचुरली सभी देश एक पेज पे हैं यहाँ पे, बिकॉज सबको पता है कि विदाउट जो आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इसको रोक पाना मुश्किल है। तो कई देशों के साथ आपको भी पता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जाते हैं, तो कई बार साइबर जैसे इश्यूज के ऊपर MOU साइन किए जाते हैं। इवन UN में एक साइबर क्राइम कन्वेंशन अब जस्ट आने वाला है, इस पे बात हो रही है। इसके अलावा जो अपना इंटरपोल है, भारत पोल भी एक हमें बना है हमारा, ये सब जो है इन सब में साइबर अपराध को लेकर के काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने US के होमलैंड सिक्योरिटी, उनके साथ भी एक MOU साइन किया है और हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारा साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है, इट्स वन of the type which is not existing anywhere in the world. जैसे लास्ट टाइम हमारे यहाँ थाईलैंड की टीम आया हुआ था विजिट करने के लिए, उन्होंने उसको देखे उसी तरीके से एक वॉर रूम अपने कंट्री में शुरू किया है। One of its kind. One of its kind in the world. I think if not wrong, FATF की रिपोर्ट में भी इसको मेंशन किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने स्पेशली मेंशन किया था जो हम ये सिस्टम। और मैं एक बार बताऊं, जो CFCF RMS और जो साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, तो हमने पहले CFCF RMS हम लेकर आए थे। बेसिकली जो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करूंगा कि एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके तहत बैकएंड पे सारे बैंकिंग सिस्टम और हमारी रिपोर्टिंग सिस्टम ये एक प्लेटफॉर्म पे आई हुई थी, जिससे कि जो भी फाइनेंशियल क्राइम आप सोचेंगे ना, किसी के साथ बैंक में धोखाधड़ी हुई, रिपोर्ट तो हमारे पोर्टल पे आया, तो कार्रवाई कैसे होगी? बैंक तक सूचना पहुंचाना है, तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं आपस में, तो तुरंत जो रिपोर्ट हमारे NCRP पोर्टल पे आया वो इमीडिएटली बैंक को भेजा जाता था। तो उसके लिए ये हमारा एक वेब पोर्टल एक बना हुआ था जो ऑनलाइन काम करता था। अब जो CFMC बना है, ये समझिए उसी का एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जो काम हम पीछे पहले पोर्टल्स के थ्रू करते थे, अब वो फिजिकली वहां बैठे हैं लोग, तो अब उस पोर्टल पे जो एक्शन हो रहा है उसको उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठकर सामने मटेरियलाइज करवा रहे हैं। तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कई केसेस में हमने 100% तक
बड़े अमाउंट्स को ब्लॉक करने में सफलता पाई। यानी टाइम इज द एसेंस ना, जितने जल्दी आप एक्शन इसलिए हुआ ये, इसलिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे रहें। और अभी तो काफी हम लोग ऐसा सिस्टम एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हैं बैंक्स के साथ कि जैसे ही पोर्टल पे रिपोर्ट होता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो इमीडिएट शिफ्ट हो जाए बैंक के पास, ऑटोमेटिकली ही काम करे। हाँ? हमारी रिपोर्ट पोर्टल पे आएगा और वो इन्फॉर्मेशन बैंक को जाएगी। ऐसा सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्रीज करने वाला काम है ये भी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, बैंक को जैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा, अगर बैंक को रिपोर्ट आई कि भाई ये फ्रॉड का मनी मेरे अकाउंट में, बैंक इमीडिएट फ्रीज करता है। आपने स्टेट फंड्स की बात की है, तो क्या स्टेट्स की तरफ से एक्शन आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी लगता है? साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है जो इंडिविजुअली एक स्टेट और एक यूटी हैंडल नहीं कर सकते। उनको एक सपोर्ट मैकेनिज्म नेशनल लेवल पे चाहिए, जो I4C अभी वो रोल प्ले कर रहा है। जैसे साइबर क्राइम्स होता है वो जुरिस्डिक्शन नहीं होता है साइबर क्राइम्स में, विक्टिम एक जगह पे बैठा हुआ है, क्रिमिनल एक दूसरे स्टेट में हो सकता है या नेशनल बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है। तो उसको हैंडल करने के लिए एक नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है वो विजन देने के लिए एक नोडल एजेंसी चाहिए, जिसके जो कोऑर्डिनेट कर सकता है, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। हम उनको टेक्नो लीगल असिस्टेंस भी देते हैं, जहाँ पर हम हमारा टीम जो स्पेशलाइज्ड टीम है, टेक्निकल टीम फील्ड में जाके उनको यानी एक तरीके से कहते हैं कि हैंड होल्डिंग, हाँ, हैंड होल्डिंग पर आप लोग कर पा रहे हैं। जैसे हम तरह तरह के स्कैम्स सुनते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, एआई के स्कैम्स हो रहे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हो रहे हैं। फ्यूचर में कौन सा चैलेंज सबसे बड़ा होगा इन साइबर क्राइम्स में? अभी हम उन्हीं चैलेंजेस की बात कर पा रहे हैं जो अभी हमारे सामने हैं, जैसे एआई की बात की आपने। और बेसिकली क्या है, ये जो एआई है और दे आर द टूल्स, ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा रोल इसमें है, जिसको कि क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आई थिंक अभी जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें एआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको आगे किस रूप में और कहां तक यूज किया जाएगा ये एक देखने की बात होगी। बिकॉज अभी भी वॉइस मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन करके थ्रेटनिंग, ब्लैकमेल से लेकर के पैसे एक्सटॉर्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वो करना, ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर की बात हो रही है, जहां पर कि आप पर एक देश दूसरे स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर किसी दूसरे देश के पूरे एक कह सकते हैं इकोनॉमी या उनके हेल्थ या उनकी सिक्योरिटी को डैमेज करते हैं। जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, वहां पे लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक्स हमने बड़े लेवल पर देखा जब ऑपरेशन सिंदूर आया। ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और एक करके महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल ना जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहां शिकायत जो है आप दर्ज करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज ये हमारा 50वां अंक है। निशान जी और रूपा जी हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। निशान जी, ये बात बताइए, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही थी ब्रेक में जाने से पहले। ऑपरेशन सिंदूर वो वक्त था जब हमें ये पता चला, महसूस हुआ कि कैसे लड़ाई एक ही स्तर पर नहीं लड़ी जाती, एक साइबर वॉर भी लड़ी जाती है, जिसमें फेक नैरेटिव्स पर लड़ाई लड़ी जाती है। और हमारे एथिकल हैकर्स ने, सरकार की ओर से पीआईबी फैक्ट चेक लगातार इसमें रफ्तार से काम करता रहा। क्या ये आने वाले भविष्य का एक संकेत भी था जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से महसूस किया गया? जी बिल्कुल सही बात है। ये आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पर आपको पता है, अभी हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कैसे सोशल मीडिया को यूज किया जाता है टू मेक
कॉमन माइंडसेट या पब्लिक के बीच एक सेंटिमेंट तैयार करने के लिए। तो जो वॉर होता है उसमें इंफॉर्मेशन वॉर भी इसके साथ साथ पैरेलली चलता है। नाउ सिंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया जो है ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सबसे बड़े साधन है, जो जिसकी रीच बिल्कुल आप कह सकते हैं गांव से शहर तक या यंगस्टर से लेकर बुजुर्गों तक है। तो इसलिए नेचुरली ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली चीज़ है, और इस पे आई थिंक हमारे देश की कई संस्थाएं नज़र रखती हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग होती है। और इवन जो साइबर क्राइम्स की बात करें तो बहुत बड़ा सोर्स है हमारे देश में साइबर क्राइम का, वो ये सोशल मीडिया पर जो आने वाले मैसेजेस, जैसे फेक एड्स, डीप फेक जो की बात हो गई, वो सब सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंच बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे फलाने ऐप में पैसे लगाने हैं और मेरा पैसा 4 गुना हो जाएगा? ये वाला जो फेक ऐड है ये सोशल मीडिया पे ही आता है, हम लोग मॉनिटर करते हैं और जो इलीगल कंटेंट या अनलॉफुल कंटेंट होता है उसको हम टेक डाउन कराते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू जो एक माइंडसेट तैयार करने का काम है ये हो रहा है और प्रयास जारी रहेगा। हमको इसके हिसाब से तैयार रहना है, और आई थिंक हमारी भारतीय एजेंसियां, नॉट ओनली आईएफओसी, देयर आर अदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे हैं वो नजर पूरी रखते हैं। इसमें हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मंत्र दिया है, स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन, वो सभी लोग फॉलो करना शुरू करेंगे तो दे विल नॉट बिकम विक्टिम्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स, हम कह सकते हैं। तो जब भी कोई भी अटेम्प्ट्स तो रहेगा ही, जब आपको साइबर क्रिमिनल्स कॉल करके आपको फ्रॉड करने के लिए प्रेरित करते हैं तो यू शुड नॉट पैनिक। हर किसी को हम पढ़ाई में हर चीज समझाते हैं, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, सब समझाते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल लिटरेसी है ये हमारे सिलेबस से मिसिंग है। बच्चों को बताई ही नहीं जाती चीजें। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राइट फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ लाइफ अगर हम, बिकॉज आजकल जो बच्चे हैं ना, एक जमाने में हम कहते थे ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आजकल तो बॉर्न विद आईफोन ऐसे लोगों के हाथ में होता है, बच्चों के हाथ में। तो इफ दे आर नॉट नोइंग, एंड आई थिंक जो स्मॉलर किड्स आर मोर टेक सेवी, उनको ज्यादा पता है मैं क्या क्लिक कहां से बोलना नहीं आता लेकिन मोबाइल चलाना आता है। तो अभी क्या हो रहा है बच्चों को, तो हमने इसके लिए क्या है, स्कूल्स के लिए वी हैव अप्रोच्ड एनसीईआरटी एंड आल्सो द, बिकॉज एनसीईआरटी जो कोर्स करिकुलम तैयार करता है, हमने उनसे आग्रह किया है, उनको अभी हमने, हमारा पत्राचार भी चल रहा है कि आप स्कूल लेवल पे स्पेशली 6th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड से लेकर के और 12th स्टैंडर्ड तक आप साइबर हाइजीन का एक चैप्टर जरूर जोड़ें, जैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए या दूसरी चीजों के लिए डालते हैं, एक होना ही चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक लेटर गया था जहां हर मंथ के पहले बुधवार को हमने कहा है कि इसको साइबर हाइजीन डे, साइबर स्वच्छता दिवस के रूप में सारे स्कूल कॉलेजेस में मनाया जाए। और हमने सीबीएसई के थ्रू भी आग्रह किया है कि हर स्कूल में एक साइबर क्लब बनाया जाए। एनसीईआरटी के थ्रू हम टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, हर साल ट्रेनिंग होती है जिसमें एक कोर्स आई4सी ही लेता है, बट अदरवाइज हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा है। नॉर्मली टेंडेंसी क्या होता है, लोगों को इग्नोर कर देते हैं, वो मटेरियल उनको नहीं लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो उसको सुनते नहीं है। जैसे हमने कॉलर ट्यून्स चलाया था डीओटी के साथ टाइप करके, टीएसपी के साथ टाइप करके, डिजिटल अरेस्ट स्कैम कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स कैसे होता है, तो इतना हमने 6 महीने तक उसको कॉलर ट्यून्स चलाया तो फिर भी लोग विक्टिम हो रहे हैं। उसका मतलब है वो लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जब विक्टिम फ्रॉड हो जाते हैं उनके पास, तब उनको रियलाइज होता है। वही बात है कि एक ऑप्शन नहीं है ये आपके लिए ऑप्शन है कि मैं देखूं या ना देखूं, इसको देखना ही चाहिए आपको, नहीं तो एक झटके में आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ सकती है ना। मैं एक चीज यहाँ जस्ट ऐड करूंगा कि जो ध्यान नहीं दे रहे या 1 2 3 4 5 6 जो उन्होंने रखा, दे आर मेकिंग हार्म टू देमसेल्फ। हम नागरिकों से एक छोटी सी अपील ये करते हैं कि हमने अपने साइबर क्राइम पर जो वेबसाइट है वहां पर एक सस्पेक्ट रिपोर्ट का ऑप्शन बनाया हुआ है। तो जब भी उनको लगे कि भाई मैं तो नहीं फंसा, मुझे पता चल गया कि ये मुझे अप्रोच कर रहा था फंसाने के लिए, ही मे दिस नंबर मे बी ऑफ अ साइबर फ्रॉडस्टर, उनका 2 मिनट का समय लगा करके अगर वो रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाते हैं और वहां पर वो उस सस्पेक्ट रिपोर्ट पे जाकर उस नंबर की रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो फिर एक प्रॉपर कार्रवाई करने के बाद हमारी जो एलियेज हैं वो उस नंबर को ब्लॉक कराने का कार्य, तो उससे वो जो परपेट्रेटर है, जो क्रिमिनल है, वो और लोगों को डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देखते रहिए साइबर अलर्ट। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया।
हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, ओटीपी चोरी, एआई यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं I4C के वरिष्ठ अधिकारी। आपको ये भी लगता है क्या निशांत जी कि ये एक ऐसा इशू है जिसे नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? जैसे हम आतंकवाद के खिलाफ इतनी गंभीरता से सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, साइबर फ्रॉड को भी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए? बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि एक देशव्यापी समस्या है और छोटे से बड़े, आप कह रहे हैं हर स्तर को ये प्रभावित कर रहा है। दूसरा, जब ये पैसा आप लूज करते हैं तो हमने देखा कि ये ट्रांसनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, उनके पास भी जाता है। जब एक पैसा किसी डार्क वेब पे पैसे का फ्लो होता है तो इस पैसे को एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी मिसयूज किया जा सकता है। तो नेचुरली दिस इज अ नेशनल थ्रेट, और एक ऐसा थ्रेट है जो नेशन पर बाहर से जो दूसरे स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, इसके अलावा देश के अंदर की इकोनॉमी को भी ये खोखला बना सकता है अगर क्रिप्टो में कन्वर्ट करके पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, जबकि सब लोग इसको एक अर्जेंसी की तरह देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको नेशनल अर्जेंसी की तरह देखते हैं तो ये ऐसी लड़ाई है जहां हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बॉर्डर के सैनिक लड़ेंगे, ये लड़ाई एक एक नागरिक को लड़नी है। माननीय गृह मंत्री महोदय ने अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी एक मीटिंग ली, उन्होंने बहुत हमें स्पष्ट कहा कि आप हमेशा ये ज्यादा था, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ध्यान था 10 लाख रुपए जहां गए, 20 लाख गए, उस पर फोकस करो बिकॉज ज्यादा पैसे गए। उन्होंने कहा कि नहीं, जो 10,000 रुपए भी कोई खोता है, अगर एक छोटा व्यक्ति जो जमीनी स्तर का है, हो सकता है उसकी जीवन भर की कमाई ही वो 50,000 रुपए हो। अंत में आप दोनों अपनी तरफ से क्या साइबर टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा साइबर मंत्र है, साइबर दोस्त को फॉलो कर लीजिए। आप जहां पर भी आप जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वहां पर आपको अवेयरनेस मैसेजेस होता है, आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के पेशेंटली उसको एक बार पढ़ ले, टर्म्स ऑफ कंडीशंस होता है उसको पढ़ ले। निशांत जी, मैं यही बोलूंगा कि विद द मंत्रा जो प्राइम मिनिस्टर ने माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन, लालच, लापरवाही और डर को छोड़ना है हमें। डिजिटल दुनिया में सोच समझकर एक्शन लेना है, और ऐसी बातें जो मैं बता रहा हूं उसको हमेशा जानने के लिए साइबर दोस्त हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वो फॉलो करना है। और अगर टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो साइबर अलर्ट जो अभी हम देख रहे हैं, बिकॉज प्रोग्राम आप देखेंगे यूट्यूब पे जाएंगे या टीवी चैनल्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जो ऑथेंटिक प्रोग्राम है वो जरूर देखना। तो नेचुरली साइबर अलर्ट देखना है, साइबर दोस्त को फॉलो करना है, एंड ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और अगर शिकार हो गए तो 1930 एंड पोर्टल cybercrime.gov.in, ये सबको याद रखना है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका और रूपा जी आपका भी हमारे साथ ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो साइबर अलर्ट का था ये 50वां अंक। आपको कैसा लगा? आप हमें फीडबैक दे सकते हैं cyberalert.ednews@gmail.com पर। और साइबर सेफ रहने के लिए साइबर अलर्ट जरूर देखते रहें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन।